1 जनवरी 1923 को हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को पंडित मोतीलाल नेहरू तथा C.R. दास ने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू तथा C.R. दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, और दूसरा C.R. दास ने। अब नेक्स्ट आप देखें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये क्रांतिकारी संगठन है, इस पर भी प्रश्न आता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई। अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल और चंद्रशेखर आजाद, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों ने मिलकर कानपुर में इसकी स्थापना की। कहां पर स्थापना हुई इस संगठन की? कानपुर में स्थापना हुई। फिर एक आती है काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती, आप देखें क्रांतिकारी बहुत आगे बढ़ करके जो है प्रयास करना चाहते थे भारतीयों के लिए। तो काकोरी ट्रेन डकैती ये 9 अगस्त 1925 को हुई घटना। 9 अगस्त 1925 को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां आदि क्रांतिकारियों ने मिलकर इसमें भाग लिया और ट्रेन को लूटा। मकसद क्या था भाई? ये काकोरी ट्रेन डकैती, इसमें हथियारों को लूटना था, हथियारों को लूट करके और शक्ति को बढ़ाना था, जिससे अंग्रेजों से संघर्ष कर सकें, है ना। नेक्स्ट आप देखें साइमन कमीशन की नियुक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई। 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय इस आयोग का गठन किया गया। फिर आप देखें साइमन कमीशन का भारत आगमन, ये प्रश्न अलग से बन जाता है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ। तो 7 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत में इस कमीशन का विरोध हुआ और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गई। यानी सैंडर्स, जो कि एसपी था, इसकी देखरेख में कांग्रेसी नेताओं के ऊपर बहुत लाठियां बरसाई गईं और लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा चोटें आईं, जिसकी वजह से उनकी बाद में डेथ हो गई। और लाला लाजपत राय ने एक डायलॉग बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई लाठी का एक एक भार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा, है ना। तो ये बात उन्होंने इसी समय की जब वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए, है ना। तो आप देखें कि ये जो है साइमन कमीशन का विरोध क्यों होगा। प्रश्न ये उठता है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन आया क्यों था। ठीक है भाई, 2 प्रश्न आए, है ना।
पहला है कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए भी किया गया कि इसमें कोई भारतीय नहीं, भाई अंग्रेज हमारी समस्याओं का अध्ययन करने आ रहे थे। हाँ, ध्यान दें कि साइमन कमीशन जो है इसकी नियुक्ति की गई है। आप देखें 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि 20 वर्ष बाद अंग्रेज सरकार एक पुनराकलन करेगी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में कितना सफल रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो भावी आगामी जो भारत शासन अधिनियम बनना है 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके लिए एक आधार रेखा तैयार की जाएगी, एक पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो साइमन कमीशन है, इस निहितार्थ जो है भारत भेजा गया था भारतीयों की समस्याओं को लेकर। दूसरा, साथ ही साथ शायद आपको याद हो, प्रथम जो आपका विश्व युद्ध कब चला हुए 1914 से 18, तो यहाँ ये मामला उससे अलग का है। स्पेशली आप देखें कि अधिनियम को लेकर के था कि 1919 के बाद जो आगामी अधिनियम आएगा तो उसमें क्या व्यवस्था होगी। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है कि नेहरू रिपोर्ट, ये बार बार इस पर भी क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब बनी, किसने बनाई। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने पब्लिश की। पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में ये तैयार की। इसके पीछे मोटिव क्या था, चूंकि जब साइमन कमीशन से भारतीय नहीं एग्री हुए, नहीं सहमत हुए, तो अंग्रेजों ने चैलेंज कि आप ही कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जो सभी भारतीयों को स्वीकार हो। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बाकायदे नेहरू रिपोर्ट करके, जिसमें भारतीयों की समस्याओं के निदान संबंधी कुछ पॉइंट लिख करके अंग्रेजों को और कांग्रेस के सामने रखे कि ये बातें जरूर शामिल होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखें बारदोली सत्याग्रह, लेकिन नोट करें भाई, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में ये किसान आंदोलन चला। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये बारदोली सत्याग्रह चलाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया और गुजरात में, और ये खास करके लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन था। ये भी वहां लास्ट में नोट करें, लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, बारदोली सत्याग्रह। अब जो घटना आ रही है उसका संबंध 26 जनवरी से है, हमारे गणतंत्र दिवस से है, और वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। नोट करें, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को हुआ ये, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट, इसी से जुड़ी हुई एक घटना है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 26 जनवरी 1930 को की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। अब जो घटना है ये बार बार पूछी जा रही है, दांडी मार्च तथा नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च तथा नमक सत्याग्रह
दांडी मार्च तथा नमक सत्याग्रह, ये घटना 12 मार्च 1930 की है। 12 मार्च 1930। हाँ लिखे, साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ दांडी मार्च किया। दांडी गुजरात में समुद्र के किनारे एक स्थान है। तो दांडी में जाकर उन्होंने नमक बनाकर और अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून तोड़ा, है ना। यानी एक तरह से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अंग्रेजी में, जिसका अभिप्राय यह है कि सविनय हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। इसी के प्रतीक स्वरूप दांडी मार्च किया उन्होंने और बाकायदे समुद्र के किनारे जाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। अब आप देखें, ब्रिटेन के समाचार पत्रों में बड़ी हेडिंग छप करके आई कि गांधी जी एक केतली में, है ना, एक कढ़ाई में नमक बना करके और अंग्रेजी साम्राज्य को हिला देने का सपना देख रहे हैं, है ना। इतनी छोटी सी बात है, एक कढ़ाई में उन्होंने समुद्र का पानी लिया, उसको गर्म किया और नमक बनाया। तो वहां इनका मजाक बनाया गया ब्रिटेन में। लेकिन जब जगह जगह अंग्रेजों के कानून तोड़े जाने लगे, सारे भारतवासी गांधी जी के साथ एकजुट हो गए, तब अंग्रेजी साम्राज्य हिलने लगा कि भाई ये गांधी तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति नहीं है, असामान्य व्यक्ति है और पूरा देश इनके साथ संगठित है। तो आप देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। बड़े नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें गांधी जी ने भाग लिया। सितंबर 1931 में ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, लेकिन याद रखें कि कांग्रेस के कुछ लीडर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वहां लंदन में मौजूद थे, है ना। सरोजनी नायडू वहां पर मौजूद थी, मदन मोहन मालवीय भी वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने भी गांधी जी के साथ प्रतिभागिता की दूसरे गोलमेज सम्मेलन। सिविल में क्वेश्चन आ गया है कि कौन कौन लोग शामिल थे। तो अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के महात्मा गांधी ने भाग लिया, लेकिन साइड से जो है सरोजनी नायडू और दूसरा मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम आप देखें, अगली घटना जो महत्वपूर्ण है वो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब अगर एक प्रश्न बना दिया जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में मौजूद रहे। क्योंकि समस्या ये थी कि आफ्टर ऑल जो सांप्रदायिक जो मैटर है उसको सॉल्व किया जाए, कि स्पेशली एक तो आरक्षण वाला इशू है, जो भारत की निम्न जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनका समाधान, और धार्मिक इशू पाकिस्तान जैसे मुद्दे हैं इनको, और खास करके मुस्लिम और हिंदू के बीच की जो चीज है उसको, और सिखों को लेकर के इसको भी सॉल्व किया जाए। तो दो लोग जो है ये ऑलरेडी वहां पर
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में मौजूद थे। गांधी जी गए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, गए या नहीं गए? कांग्रेस ने बाकायदे इसका बहिष्कार किया। इसके बाद सांप्रदायिक इनाम या कम्युनल अवार्ड, ये क्वेश्चन जो है बार बार आता है, इसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी कहा जाता है। नोट करें, सांप्रदायिक इनाम या कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत पृथक प्रतिनिधित्व देने की बात की गई और हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की बात कही गई। सांप्रदायिक जो है बाकायदे विभाजन या पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई। पूना पैक्ट, इसके बाद याद रहेगा, जब गांधी जी और कांग्रेस सहमत नहीं हुए, मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरी तरफ आपके B.R. अम्बेडकर, ये तीनों लोग सहमत नहीं हो पाए तीन गोलमेज सम्मेलन के उपरांत, तो वहां का जो लॉर्ड मैकडोनाल्ड था उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी 1932 में और कहा कि ये जो हरिजन है इनको हिंदू आबादी से अलग किया जाए। तो फिर इसके बाद की घटना है गांधी जी अनशन पर बैठे, है ना। तो फिर बाद में पूना पैक्ट की घटना हुई, ये याद रखें, पूना पैक्ट। अगला, इस पर भी क्वेश्चन बार बार आता है, तो बताएं पहले सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड आया या पूना पैक्ट पहले हुआ? कम्युनल अवार्ड। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ और ये सितंबर 1932 में हुआ। सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ और इसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया। आप आगे बढ़े, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, ये स्थिति बार बार पूछी जाती है, महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नोट कर लें इसे, किसने बनाई गई? सुभाष चंद्र बोस, शाबाश। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस राजनीतिक संगठन को जन्म दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक को अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। फिर मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की? 22 मार्च 1940 में। 22 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इस पर भी क्वेश्चन बार बार आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस के अंतर्गत विनोबा भावे ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। विनोबा भावे। अब प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? हाँ, शाबाश, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन
ये मार्च 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, हाँ, ये एक सदस्यीय मिशन था, क्रिप्स मिशन। ये भारत आया मार्च 1942 में, और इसने भारतीयों के समक्ष रखा कि आपको पूर्ण आजादी तो नहीं, लेकिन हम आपको आंशिक रूप में औपनिवेशिक दर्जा दे देंगे, यानी सुरक्षा और इसके अलावा ट्रेजरी ये हम अपने अधीन रखेंगे, बाकी आपको हम स्वायत्तता देंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस समय याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो बीच में कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए क्रिप्स मिशन जो है भारत आया हुआ है। नेक्स्ट आप देखें, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन संचालित हुआ। मुंबई अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ, और इस समय गांधी जी ने बहुत प्रभावशाली लेक्चर दिया, और इसी अधिवेशन में करो या मरो का नारा दिया, जो उनके भाषण की अंतिम लाइन है, करो या मरो, डू एंड डाई, है ना। इसके बारे में कांग्रेस का जो इतिहास लिखने वाले सीता रमैया कहते हैं कि गांधी जी इस तरह से बोल रहे थे, ऐसे लेक्चर दे रहे थे जैसे कोई अवतार पुरुष पैगंबर जो है अपने धर्मानुयायियों को संबोधित करता है। यानी उनका लेक्चर बहुत ही प्रभावशाली था, और उन्होंने पूरा जोश भर दिया और कहा अब बस अंतिम प्रयास करना है, डू और डाई, यानी कोई प्रयास में कमी नहीं रखना है, अंग्रेजों को हमें भारत से बाहर खदेड़ना होगा। तो याद रखना कि 3 जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, असमन्वय आंदोलन और 1942 का ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों आंदोलन वो बड़े आंदोलन हैं जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिला दी, है ना भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी INA 1 सितंबर 1942 को 1 सितंबर 1942 को 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की। लोग सुभाष चंद्र बोस अटेम्प्ट करके में क्वेश्चन आया था, उसमें सुभाष चंद्र बोस का आंसर दिया, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस ऑप्शन में थे, लेकिन आंसर सुभाष चंद्र बोस। वो गलत है ना, आप ये दूरी नॉलेज रखें। आप देखिए, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया, और इसका पहला कमांडर जो है वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। आपसे पूछ दिया जाए कि INA के पहले सर्वोच्च कमांडर कौन थे, तो वो सुभाष चंद्र बोस। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ये ऑलरेडी जो है मौजूद थे बर्मा में। सिंगापुर और जापान में जो भारतीय अरेस्ट किए गए थे, उन सबको मिला करके इंडियन जो नेशनल आर्मी का गठन कर दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस को इनविटेशन भेजा, यू कैन हियर, आपको हम इसका सर्वोच्च कमांडर बनाएंगे। तो उनके बुलावे पर ही सुभाष चंद्र बोस जो है बाकायदे सिंगापुर गए। बात समझ रहे ना। तो भाई गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, वो ऑलरेडी वहां पर थे, और वहां जाकर सर्वोच्च कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस। फिर महिलाओं की कमान लक्ष्मी सहगल कुसुम, जो कि कानपुर में अभी एक चिकित्सक थी, और कुछ वर्ष पहले उनका देहावसान हुआ। सुभाषिनी अली
जो कि मार्क्सवादी पार्टी की नेता है, वो उनकी पुत्री है सुभाषिनी अली, है ना भाई? लक्ष्मी सहगल किसकी पुत्री है? हाँ लक्ष्मी। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है CR फार्मूला। CR फार्मूला 10 जुलाई 1944 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसको घोषणा की। पूरा अच्छा ठीक है, 1-2 घटना। नौसेना का विद्रोह, जल्दी जल्दी नोट करें भाई कुछ। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मुंबई में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, अगली घटना, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्रता देने का आश्वासन। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्रता देने का आश्वासन। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। 16 मई 1946 को भारत आया कैबिनेट मिशन। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं कैबिनेट मिशन पर। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को भारत आया। ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों को कैबिनेट मिशन के तहत भेजा गया। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की स्थापना। ये भी प्रश्न आया है पीछे कंपटीशन में। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। हाँ, नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। आप देखें, ये महत्वपूर्ण ये भी बात है कि देश को जो आजादी मिली, तो जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रयास किया, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसके लिए संघर्ष किया, गोलियां खाई, वहीं साथ ही साथ आप देखें नौसेना ने, जो नौसेना विद्रोह हुआ, इससे भी अंग्रेज बहुत भयाक्रांत हो गए और उन्हें लगा। इसी के बाद देखें लॉर्ड एटली की घोषणा है, वहां के प्रधानमंत्री ने इलेक्शन लड़ते हुए, जो कि लेबर पार्टी के नेता थे, लॉर्ड एटली ने घोषणा की थी कि अगर हमारी लेबर पार्टी जीतती है ब्रिटेन में तो हम भारत को आजाद कर देंगे, जून 1948 में। ठीक है, लेकिन उसके पहले ही घटनाएं इस तरह से घटने लगी कि उन्होंने बिफोर में 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ने का, देश को आजाद करने की घोषणा कर दी। देखें, जहां तमाम सम्मिलित प्रयास जिम्मेदार थे, वहीं साथ ही साथ जो ब्रिटिश साम्राज्य की खराब आर्थिक व्यवस्था थी, जो कि प्रथम और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी, तो ये भी एक बड़ा कारण था कि उन्हें भारत को आजाद करना ही था। ये भी याद रखें। इसके माने ये कदापि नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी और हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों ने जो अपरिमित बलिदान दिए, उन सभी का सम्मिलित प्रयास जहां जिम्मेदार है देश की आजादी के लिए, वहीं साथ ही साथ अंग्रेजों की और ब्रिटेन की जो खस्ता हाल आर्थिक व्यवस्था है, वो भी जिम्मेदार है, और वो धीरे धीरे उपनिवेशों को छोड़ते चले गए। तो इन तिथियों पर आप मंत्रणा करें, जहां चीज ना समझ में आए उस पर डिस्कशन करें। याद रखें कि ये जो नारा है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा और रात भर रटी और सवेरे सफा, तो इसमें यह है कि हम, अगर मेरा लगाव नहीं है तिथियों के प्रति, तो ऐसे में ये हमको याद नहीं है। तो हमें एक इंटरेस्ट रखना है इनके प्रति और चीजों को सीक्वेंस में समझना है, तब ये बेवफा नहीं होंगी। ठीक है भाई, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।